हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2। इसका हाफ पार्ट हम इसमें पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो हम ये सब रीड कर चुके हैं कि इसमें हम पढ़ा था चाहमनाज, राष्ट्रकूटाज, पोलाज, किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार उन्होंने प्रशस्ति लैंड ग्रांट उन्होंने लिखी थी। अब इसमें हमने नागभट्टा के बारे में पढ़ा जो एक फेमस प्रशस्ति रही है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि वो किस प्रकार धन के लिए वो युद्ध करते थे। अब नेक्स्ट हम इसमें हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे दी क्लोजर लुक द चोलाज। इस वीडियो में हम चोलाज के बारे में हम पढ़ेंगे। चोलाज जो थे फ्रॉम उरियार टू तंजावुर, यानी कि जो उनका साम्राज्य था उरियार तंजावुर। ये हम मैप में देखते हैं, ऊर्जा मैप में यहाँ देखिए ये है उरियार और ये है तंजावुर। तो ये जो चोला साम्राज्य था, ये चोला साम्राज्य साउथ इंडिया का ये पार्ट था, यहाँ तक उनका चोला साम्राज्य था। ये उर्जावुर और तंजावुर ये उसी के अंडर आते हैं। हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हाउ डिड द चोलाज। चोलाज जो है वो किस प्रकार शक्तिशाली हुए। ए माइनर कैलिफरी फैमिली नाउन एज द मटरियार। अब इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि इसमें मटरियार नाम की एक फैमिली थी जो मटरियार के नाम से थी। वो पावर थी कावेरी जो डेल्टा है उस नदी के आसपास, वो जो डेल्टा में वो काफ़ी पावरफुल थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। कांचीपुरम के जो कांचीपुरम में है पल्लव राजा उनके वो अधीन थे। विजाल्या जो बिलोंग करता था, जो चोलाज पुरानी फैमिली से वो बिलोंग करता था, वो उरियार ने कैप्चर होता है उसको उनके अधीन कर लिया, जीत लिया उनको। उरियार डेल्टा जो मुटियारों को मुटियार जो थे उनके अंडर में था उरियार, उनको उन्होंने जीत लिया। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य में उसने वहाँ पे उसको जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, तंजावुर और टेम्पल बनवाया और एक गॉडेस जो उनका भगवान था निशुंभ सुंदनी देवी का उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया। अब आपने देखा कि किस प्रकार जो चोलाज थे वो किस प्रकार उन्होंने अपने किंगडम को पावरफुल बनाया। जो मटरियार थी फैमिली थी उसको उन्होंने जो कावेरी नदी थे उनको जीता उन्होंने। चोलाज साम्राज्य जो कांचीपुरम में था, विजय वालों ने जो बिलोंग करते थे चोलाज फैमिली से, उन्होंने उरियार को जीत लिया, ठीक है। और मटरियार फैमिली जो 19th सेंचुरी में थी उसको भी उन्होंने जीत लिया। फिर उन्होंने तांजूर में टेम्पल बनाए जो उनकी निशुंभदुनी देवी का मंदिर था। अब इसमें आगे हम देखते दी सक्सेसर ऑफ विजयालया। जो विजयालय था कॉन्क्रीड नाइटबुअर रीजन, उन्होंने अपने जो पड़ोस में जो उनके आसपास के जो रीजन थे, जो एरिया थे और जो साम्राज्य थे, ग्रो इन साइज, उन्होंने अपने आसपास के साइज में और पावर में अपने आप को उन्होंने बढ़ा लिया। दी पांड्याज एंड द पालवाज, जो पांड्याज थे और पालवाज थे। पांड्याज जो थे वो साउथ के थे और पालवाज जो थे वे नॉर्थ के थे, पार्ट ऑफ द किंगडम। उन्होंने क्या किया, इलाकों को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था। इन्होंने भी तो इसको भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिला लिया था? विजयालिया ने, ठीक है, विजयालिया। फिर आता है इसके बाद राज राजा एक आई कंसाइडर द मोस्ट पावरफुल चोलाज रूलर, यानी कि चोलाज रूलर साम्राज्य का जो था सबसे पावरफुल राजा कौन था? राज राजा। बिकम किंग ऑफ, कितने में बना? 1985 में वो राजा बना। एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दिस एरिया, और उसने पूरे एरिया को कंट्रोल करने की वो एक्सपेंड करता था, यानी कि वो सोचता था वो पूरा दिन यानी कि हर टाइम वो इन पूरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता था। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्पायर, और उसने क्या किया, अपने शासकों को जो था शासक राजा प्रथम को अपना मानता था, सबसे अपने आप को वो सबसे पावरफुल मानता था। राजा का सन था राजेंद्र, क्या नाम था उसके बेटा का नाम? राजेंद्र। कॉन्क्रीड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड द गंगा वैली, उसने अपने आप को गंगा वैली तक गंगा वैली यानी कि गंगा का जो गंगा घाटी का मैदान था और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को, श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया का जो कंट्री था वहाँ तक के सभी पर उसने अपने आक्रमण किया और उन सबको उसने जीत लिया था। नेवी फॉर द वॉर, अपने आप सेना को उसने बढ़ा लिया था, यानी कि
जो राजा और राजेंद्र था, यानी कि पिता और बेटा दोनों ने मिलकर क्या किया, जो पूरी गंगा वैली थी, श्रीलंका थी, साउथ का जितना भी पार्ट था, यानी कि इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में उसने अपने आप की नेवी सेना को बढ़ाया। नेवी सेना होती है समुद्र की जो सेना होती है, उसमें सारी एरिया को उसने अपने समुद्र की सेना में जो अपने पावर को उसने बढ़ा लिया था। नेक्स्ट आता है स्प्लेंडिंग टेम्पल एंड ब्रूजन कैप्चर। अब इसमें आता है कि किस प्रकार उन्होंने जो है मंदिर बनवाए, किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, भव्य मंदिर बनाए, सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। इस कैप्चर का मतलब होता है आर्किटेक्ट, किस प्रकार उन्होंने उस आर्किटेक्ट का काम किया। उन्होंने ब्रोंज बनवाए। ए बिग टेम्पल ऑफ तांजावुर, एक जो मंदिर है कुछ तंजावुर, और दूसरा होता है गंगकोट चोलापुरम। दो मंदिर बनाने से बड़े बड़े बिल्ट बाई राजेंद्र, बाप बेटों ने मिलकर, इन दोनों ने, एक राजा उसके पिता का नाम और राजेंद्र था बेटे का नाम, इन दोनों मिलकर दो भव्य मंदिर बनाए, दो सुंदर मंदिर बनाए। एक मंदिर का नाम था तंजावुर और दूसरे का नाम था गंगकोट चोलपुरम। ठीक है, उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाए। आर्किटेक्ट का उन्होंने काम किया, इस पर मार्बल से उन्होंने, यानी कि संगमरमर के पत्थरों से उन्होंने उसमें कारीगरी की। फिर आता है चोलाज टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट। चोलाज जो टेम्पल थे ना, जो चोलाज लोगों ने जो मंदिर बनवाए थे, ये मंदिर अपने विकसित होने की सेटलमेंट हुई थी इनके आसपास के एरिया में, जहाँ पर वो सेटलमेंट थे उनके आसपास के एरिया में सेटलमेंट, यानी कि रहने की बस्तियां भी स्थापित हो गई थी। दिस वॉज द सेंटर, ये सेंटर बन गया था बस्तियों के रहने का। क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, ठीक है, जो उनका वो क्या बन गया था, सेंटर बन गए थे वो मंदिर। टेम्पल्स आर आल्सो इनोव्ड विद लैंड बाय द रूलर्स एज वेल बाय द अदर्स, यानी कि टेम्पल से जो इनकम होती थी, ठीक है, विद लैंड बाय द रूलर्स, राजाओं से जो इनकम होती थी, एज वेल बाय द राजाओं से नहीं, अन्य लोग भी इसके अंदर वो काफ़ी दान देते थे। इनोल्ड का मतलब होता है दान देना, काफ़ी वो दान देते थे। फिर आता है दी प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इस लैंड से जो प्रोड्यूस होता था, इस ज़मीन से जो प्रोड्यूस होता था, वेंट टू द मैनेटरिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड, जो उसको मेंटेन किया जाता था, जो भी दान मिलता था उसको मेंटेन से खर्च किया जाता था। स्पेशल किस लोगों को मिलता था, स्पेशली जो टेम्पल में काम करते थे, वेरी ऑफन नियर, जो इसके आसपास रहते थे, जैसे प्रशिष्टि, पंडित, ग्रांड लैंड मार्कर, जो मार्कर्स होते थे, कुक, खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले, म्यूजिशियन होते थे, डांसर होते थे, उन सब में उसको खर्च किया जाता था। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि टेम्पल जो थे ना, केवल ओनली वर्शिप, केवल पूजा के लिए नहीं होता था, सिर्फ पूजा नहीं की जाती थी यहाँ पर, और जैसे इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल लाइफ भी अच्छी का सेंटर बन चुका था। यहाँ पे सोशल और कल्चरल लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, यानी कि जो इनकी इकोनॉमिक्स और सोशल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती थी। ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। अब इसमें क्या था, अब मैं बताती हूँ कि चोल जो थे ना, चोल साम्राज्य थे, वो इसमें क्या करते थे, जो चोल साम्राज्य क्या करते थे, इसमें मूर्तियाँ बनाते थे कांसे की किसकी, ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाते थे। जैसे ये आप देख रहे हो कि जैसे चोल ब्रोंज इमेज बनाते थे, फोटोएं बनाते थे। चोल साम्राज्य मंदिरों में एसोसिएटेड, यानी कि इनकी जो सोसाइटी होती थी वो बनाते थे, टेम्पल्स में ब्रोंज फोटोएं बनाते थे, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी, डिस्टिंक्टिव होती थी, महंगी होती थी, कॉस्टली होती थी। चोल ब्रोंज इमेज वर कंसाइडेड अमंग द फाइन इन द वर्ल्ड, यानी कि चोल की जो ब्रोंज इमेज होती थी ना, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस होती थी, खाली उसी एरिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस थी। अब ये देखिए, ये चोल साम्राज्य की बनाई हुई ब्रोंज है, देखो ये एक इमेज बनाई गई है चोल साम्राज्य की ब्रोंज में। देखो चोलाज ब्रोंज स्कैप्चर, नोटिस हाउ केयरफुली, देखो कितनी अच्छे से बनाई गई है इसको। अब इसमें आगे हम देखते हैं आज डू एग्रीकल्चर, इसमें देखते हैं हम, ये ब्रोंज वाला हम पढ़ चुके हैं इसमें। अब इसमें आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब चोल जो साम्राज्य थे इसमें टेम्पल्स का हम पढ़ चुके हैं, टेम्पल्स कितने अच्छे होते थे, इसका जो धन होता था वो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं में काम करने वाले वर्कर पर खर्च किया जाता था। इनकी इमेज जो होती थी वो ब्रोंज की होती थी, बहुत सुंदर होती थी। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि चोल जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, उसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन किस टाइप का होता था, किस प्रकार खेती करते थे लोग, किस प्रकार सिंचाई करते थे। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल
हाँ, न्यू डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर था चोलों की, काफ़ी चोलाज ने क्या काफ़ी अचीवमेंट कर ली थी, उनको काफ़ी ज्ञान आ गया था। चोलाज जो साम्राज्य थे उनको वो काफ़ी पॉसिबल यानी कि काफ़ी काम कर सकते थे, डेवलप हो चुके थे एग्रीकल्चर में, खेती के कार्यों में वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे। अब नंबर 2 मैप में हम देख सके हैं कि चोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ पहले वह छोटे से एरिया में थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ा लिया। अब हम नोटिस करेंगे जो रिवर का जो कावेरी रिवर है, ठीक है, रेंचेज ऑफ इनटू द सर्वल स्मॉल चैनल्स, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है, ठीक है। फिर बिफोर द एम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो डेल्टा बनाती है वो काफ़ी बड़ा उपजाऊ एरिया माना जाता है, छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। जब नदी छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है तो वह समुद्र में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वहाँ का जो लैंड एरिया होता है वो काफ़ी फर्टिलाइज होता है, काफ़ी उपजाऊ बन जाता है, छोटे छोटे एरिया में वो बंट जाता है। दीज कैनाल, जो कैनाल्स होती थी ना, ओवरफ्लू, कई बार वो ओवरफ्लू कर जाती थी, उसकी पानी इतनी मात्रा में बढ़ जाती थी कि वहाँ पे वो बाढ़ आ जाती थी। डिपोजिशन, तो फिर क्या होता है, बाढ़ से क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता था, उससे क्या होता है डिपोजिशन, यानी कि फर्टिलाइज उपजाऊ मिट्टी जो है वो नदी के किनारे वो जमा हो जाती थी, उसी को तो डेल्टा बोला जाता है। फिर आता है वाटर फ्रॉम द चैनल आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, जो वाटर फॉर्म होता था कैनाल, नदियों का जो वाटर फॉर्म होता है, नदियों में जो पानी होता है, नेसेसरी मॉइस्चर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए वो काफ़ी उपजाऊ होता है, काफ़ी मॉइस्चर दे देता था वो। पार्टिकुलर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा वहाँ पर राइस उत्पादन किया जाता है, उपजाऊ एरिया में सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता था। आल दो, इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर है डेवलप अर्लियर इन द पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, एग्रीकल्चर जो था वो खेती जो थी तमिलनाडु के काफ़ी हिस्से में की जाती थी। जो कावेरी नदी का जो एरिया वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के एरिया में काफ़ी हिस्से में की जाती थी। इट वाज ओनली फॉर्म ऑफ द 5th and 6th सेंचुरी, 5th और 6th सेंचुरी के बीच में, दैट दिस एरिया वाज ओपन ऑफ लार्ज स्केल कल्टिवेशन, इस एरिया के बहुत बड़े एरिया लार्ज स्केल पर जो है वो कल्टिवेशन किया जाता था। यानी कि इस एरिया में जो है, हाँ, कुछ एरिया में जो है समतल किया जाना था, यानी कि कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पर अभी भी फॉरेस्ट लगे हुए थे, जंगल बने हुए थे, तो वहाँ पर काफ़ी एरिया में कल्टीवेशन किया गया, जंगलों को साफ करके उसको एग्रीकल्चर के लिए तैयार किया गया। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर, देखो फॉरेस्ट को काफ़ी सम एरिया में जो है वो साफ किया गया। लैंड हैड टू डिलीवर्ड इन द अदर एरिया को जो है वो एक लेवल में किया गया, बराबर किया गया। डेल्टा रीजन तो जो था, अमेंडमेंट हैड टू बी बिल्ट इन द प्रिवेंट फ्लडिंग, जो डेल्टा जो एरिया होता था उसमें काफ़ी जो है नदी के किनारे जो तटबंध बनाए जाते थे, बाढ़ ना आ जाए, बाढ़ आने पर वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें, अब इसमें देखिए जैसे कैरी वाटर टू द फील्ड इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स, और कुछ एरियाज में जो थी, बहुत सारे एरिया में एक से ज़्यादा 2 क्रॉप्स ली जाती थी, यानी कि एक साल में 2 क्रॉप्स ली जाती थी, यानी कि ये एरिया इतना फर्टिलाइज था एग्रीकल्चर के लिए कि यहाँ पे एक साल में 2 फसलें ली जा सकती थी। इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियल। अब इन केसेस में क्या होता था, कई बार जो है वाटर क्रॉप जो था ना, फसलों के लिए आर्टिफिशियल भी इसके लिए सुविधाएं की जाती थी, यानी कि कई बार जो है नेचुरल इरिगेशन किया जाता था ना, वो काफ़ी कम पड़ जाता था, उसके लिए आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनाई जाती थी। ए वैरायटी ऑफ मेथड, कई मेथड यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए। सम एरियाज में कुएँ खोदे जाते थे, डग खोदे जाते थे। इन अदर प्लेसेस, कुछ एरियो में हग टैंक बनाए जाते थे, बड़े बड़े कंसर्टेड कोलेक्ट रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे, बड़े बड़े गड्ढे इकट्ठे बनाए जाते थे। या और रिमेंबर, इतना ही नहीं, इरिगेशन जो था, वर्क जो था ना, रिक्वायर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि योजनाओं के अकॉर्डिंग जो है वो इरिगेशन किया जाता था। और ऑर्गेनाइजेशन लेबर एंड रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्स, उनके पास लेबर और रिसोर्स भी थे, काम करने वाले रिसोर्स होते थे, मेंटेन किया जाता था, उनके काम को मेंटेन किया जाता, उनके बीच में काम को बांटा जाता था। एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेड, और ये डिसाइड किया जाता था कि पानी जो है उनके बीच में कैसे बांटा जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर, जो नए राजा आए, एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज, यानी कि गांव में जो है लोग रहने लगे थे। लुक एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, जो गांव में जो लोग रहते थे वो इन एक्टिविटीज़ में क्या वो इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, ताकि उनके जो उनका एग्रीकल्चर का काम है वो काफ़ी बढ़ाया जा सके। फिर आता है दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
एम्पायर, यानी कि एम्पायर का जो है यानी कि साम्राज्य को कैसे चलाया जाए, कैसे उनकी पॉलिसी होती थी। हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, एडमिनिस्ट कैसे किया जाए। सेटलमेंट जो थी ना ऑफ प्रेजेंट, उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, जो छोटी छोटी सेटलमेंट होती थी, यानी कि जो लोग ग्रुप में रहते थे, बीकम प्रेशर विद द सेपरेट ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जो खेती का काम करते थे छोटे छोटे ग्रुप में, उनको उर बोला जाता था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट देखो, सबसे क्वेश्चन क्या बनता है, उर। उर किसे बोला जाता था, ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्ज यूनिट, जो छोटे ग्रुप होते थे ना उनको बोला जाता था उर, और जो लार्ज यूनिट में रहते थे, लार्ज ग्रुप में रहते थे किसान, उनको बोला जाता था नाडू, उनको बोला जाता था नाडू। द विलेज काउंसिल, जो विलेज के जो काउंसिल होते थे, न्याय करने वाले होते थे। द नाडू रिफॉर्म सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंडिंग जस्टिस एंड कलेक्शन टैक्सेस, यानी कि जो नाडू होते थे और जो काउंसिल होते थे, जो न्याय करने वाले होते या बड़े लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो सभी धनी व्यक्ति के रूप में मुंदेल वेलन जो था, मुंदेल वेलन यानी कि वो न्याय का काम करते थे। सभी रोज मिलकर अय्यर आयर जैसी उपाधियां थी उनके पास, महेंद्र राजकीय पद भी सौंपे गए उनको, ठीक है। उनको वो काफ़ी टैक्स कलेक्ट करने का काम भी करते थे, वे सब मिलकर न्याय का काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, ये सारे फंक्शन वो अपने अपने दोनों मिलकर वो काम करते थे। विलेज काउंसिल बड़े पैसे वाले और नाडू मिलकर वो सब ये काम करते थे। अब आता है इसमें रिच प्रेजेंट इन द विलाला, जो विलाला था कास्ट इंक्रीज द कंसाइडेड कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। रिच यानी कि धनी पैसे वाले लोग, जो लोग थे ना वेलाला कास्ट, वेलाला कास्ट जाति के लोग, वो कंसाइडर कंट्रोल करते थे अफेयर द नाडू अंडर द सुपरविजन द सेंट्रल चोलाज गवर्नमेंट, यानी कि जो वेलाल जाति के धनी लोग थे ना, वो केंद्र चोल सरकार की देख रेख में, यानी कि किसकी देख रेख में, चोलाज गवर्नमेंट की देख रेख में ना, नाडू के काम काज को, जो नाडू जो उनके अंडर में थी, उनके काम काज को जो उनको वो कंट्रोल करते थे। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, जो रिच पर्सन थे वेलाला, वेलाला वो किसके अंडर में काम करते थे, चोलाज गवर्नमेंट के अंडर में, और वो किसको कंट्रोल करते थे, नाडू को कंट्रोल करते थे, नाडू जो जनजाति थी। और वो क्या काम करते थे, कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, यानी कि नाडू जो काम करते थे, जो सुपरवाइजर का जो काम करते थे, कार्य संभालते थे, उनके काम को वो देखभाल करते थे कि वे किस प्रकार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है द चोलाज किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल, जो चोलाज जो थे ना राजा, चोलाज के राजा थे, वो लैंड ओनर जो मकान के जो मालिक होते थे, पर्सन रिच पर्सन होते थे, उनको कुछ टाइटल दे देते थे, यानी कि उनको कुछ उपाधियां वगैरह देते थे। इसमें पहले आती है मुवेंद वेलन, सबसे पहले कौन सी उपाधि है, मुवेद वेलन, जिसका मतलब होता है ए वेलन आर प्रेजेंट सर्विंग 3 किंग, यानी कि 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करें, 3 राजाओं की वो सेवाएं प्रदान करता था, 3 राजाओं को वो सेवाएं देता था। एंड मार्कर ऑफ द रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर। तो दूसरी उनकी उपाधि कौन सी होती थी, अरियर यार, यानी कि चीफ। दूसरी उपाधि कौन सी थी उनकी, अरियर। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं देखो। चोला किंग्स थे जो कौन सी उपाधि देते थे, एक तो ये देते थे मुवेद वेलन, और दूसरी उनकी उपाधि होती थी अरियर यार, अरियर याद। फिर वो क्या करते, उन्हें केंद्र में राजकीय पद सौंप देते। सेंटर जो था ना, सेंटर स्टेट जो किंगडम का सेंटर होता था, उनकी इम्पोर्टेंट जो काम होते ना, ऑफिस के काम होते थे, वो इसको ये संभालते थे, अरियर यार। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ लैंड। अब ये इसमें देखो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखो लैंड किस प्रकार के होते थे, चोलाज ने इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा है। पहला आता है हमारा वेलन गाई, सबसे पहला हमारा किस प्रकार की ज़मीन आती है, वेलन गाई, जो लैंड और नॉन ब्राह्मण प्रजेंट, सिंपल प्रजेंट होते हैं ना, आम जनता होती थी, जिसको सिंपल पीपल बोलते हैं, आम जनता बोलते हैं, वो उनके द्वारा दान दी जाती थी, उनके हाँ भूमि होती थी। फिर आता है ब्रह्म, जो आता है वो आता है ब्रह्मदेया, वो किसके आते थे, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण को गिफ्ट दी जाती थी। फिर आते हैं तीसरा साला भोग, लैंड फॉर द मेंटेन ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल को दान में दी जाती थी, ठीक है।
अब इसमें ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, एक शालाभोग एक ब्रह्मदाय। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मदाय ब्राह्मण को दी जाती थी, स्कोलाबाग यानी कि ये जो स्कूल को दी जाती थी, ठीक है। वेलनवागी यानी कि ये जो आम जो ब्राह्मण नहीं होते थे, सिंपल पर्सन होते थे, आम जनता होती थी, उनको दी जाती थी। दूसरा फिर आती है हमारी देवदान, ठीक है। थर्ड आती है हमारी देवदान, जो टेम्पल्स को मंदिर वगैरह बनाने के लिए चोलाज राजा जो है वो दान में दे देते थे। फिर तीसरा आता है पल्ली चंदम, ये किसको दे देती थी, जैन संस्थान को दी जाती, जैन इंस्टीट्यूट को, जो जैन मंदिर बनाते थे उनको डोनेट कर दी जाती थी। इस प्रकार ये मंदिर जो जमीन है ना, जमीनों के नाम दिए गए कि जमीन को जो है किसको दान दी जाती थी और उनको किस नाम से जाना जाता था। इसमें दो महत्वपूर्ण आती है, फर्स्ट और ये सेकंड, एक ब्रह्मदाय एक शालाभोग। ये काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव्ड लैंड जेंट ऑफ ब्राह्मण दया। अब आप जैसे पढ़ चुके हैं कि हम भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण को जो है ना वो ज़मीन कहाँ से मिलती थी, ब्रह्मदया के रूप में भूमि मिलती थी। इसका क्या रिजल्ट निकलता था, ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट, जो बड़ी मात्रा में जो ना ब्राह्मण होते थे वो अपना सेटलमेंट करने रहने लग जाते थे। सेटलमेंट का मतलब रहने लग जाते थे। इन द कावेरी वैली में वो रहने लग गए। पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो कावेरी नदी के डेल्टा में वो ब्राह्मण वो रहने लग गए। फिर आता है ईच, जो प्रत्येक जो ब्रह्मदेव्या जो भूमि वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन द असेंबली आर सभा प्रोमिस्ड एन द ब्राह्मण लैंडलॉर्ड। जो ब्राह्मण समाजियों की जो सभा होती थी ना, असेंबली होती थी, सभा होती थी, यह सभा प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखभाल करती थी। इनकी वो क्या करती थी, देखभाल करती थी। दीज असेंबलीज वर्क वेरी इलीजेंटली, ये असेंबलियाँ जो है ना, ये जो सभाएं होती थी, ये इनकी केयरफुल करती थी, अच्छे से ध्यान रखती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड, और उनके डिसीजन वो इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किए जाते थे। यानी कि जो ये डिसीजन ले लेते उनको इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता, पत्थरों पर लिखे जाते, मंदिरों के दीवारों पर। ऑफ द ट्रेड आर नाउन एज द नारगम आर, जो थे नगरम आर एसोसिएशन परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टू टाउन। ये जो कार्य है ना शहरों में भी काफ़ी पसंद किए जाते थे, जो इनके कार्य थे वो शहरों में भी काफ़ी पसंद किए जाते थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाते थे वे उत्तर मेरू, जो इनके इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए ना वो कहाँ से मिले हमें, उत्तर मेरू, जो कहाँ पे हैं, चिलिंगपुट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से वो, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट। कौन से वो, उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिले हमें, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, जो वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा। जो इनके इंस्क्रिप्शन है चोलाज के वो कहाँ से मिले हमें, जो हमें मिले उत्तर मेरू चिंगलपुट में, और चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। प्रोवाइड डिटेल बताती है हमें इनके बारे में। जो सभा है वो ऑर्गेनाइज्ड की जाती थी। सभा हेड सेपरेट, जो इनकी कमेटी थी वो अलग होती थी, ठीक है। इरिगेशन वर्क से, जो इनका इरिगेट जो काम काज था, देखभाल का, वो इन सबसे अलग होता था, ठीक है। अब इसमें आता है नेम ऑफ दोज इलीगल टू मेंबर ऑफ दोज कमेटी ऑफ द राइट इन स्मॉल टिकट इन पाल्म लीफ। जो अदर जो मेंबर होते थे, इस सदस्य के जो मेंबर होते थे, जो लोग योग्य होते थे, हु इलीगेबल होते थे, इलीगल योग्य होते थे इस मेंबर बनने की, कमेटी के मेंबर बनने की, उनको स्मॉल छोटे टिकट दी जाती थी, जो पत्तों पर लिखी जाती थी। और टिकट जो थी वो जो थी अर्थ वो नोट पोट और पोट के ऊपर लिख दी जाती थी। विच आर यंग बॉय, अगर एक लड़के को, छोटे लड़के को अगर हर समिति के लिए सदस्य के एक टिकट दिलवाने के लिए कहा जाता था ना, तो उसको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। अगर एक छोटे लड़के को टिकट के लिए बोला जाए, उसका मेंबर बनना हो, तो उसको कुछ कमेटी की जो है वो कुछ शर्तें उसको पूरी करनी होती थी, जिसमें हम इसको पढ़ते हैं। देखो अगर अब हम पढ़ा, देखो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है कि अगर एक छोटे लड़के को सभा का मेंबर बनना है, तो ये दिया गया सभा का मेंबर बनने के लिए उसको क्या क्या पूरा करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ऑल दोज हु विश टू बिकम, कोई भी अगर इसका सभा का सदस्य बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, उसको ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। दे शुड हैव देयर आउन, उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 ईयर्स होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वेद की सारी नॉलेज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एंड होनेस्ट, यानी कि उसको साम्राज्य की चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वह ईमानदार भी होना चाहिए।
इफ़ एनीवन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर 3 सालों तक, यदि कोई पिछले 3 सालों तक किसी समिति का सदस्य रहा है, यदि किसी पुरानी समिति का भी सदस्य रहा है 3 सालों तक पीछे, यानी कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 सालों का, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी, तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो अगर वो किसी और कमेटी का सदस्य रहता है, वो इस कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो किसी भी कैंप को इसका मेंबर बनने के लिए उसको ये शर्तें पूरी कंप्लीट करनी होती थी। ठीक है, अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। देखो, चाइना अंडर द टंग, अब इसमें भी कोई वो खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 से 2 पॉइंट बता देती हूँ, ताकि आपके जो है कंपटीशन जो पेपर होते हैं उनमें आपको नॉलेज हो जाए। अब इसमें एक देखो, चाइना का दिया गया है, यानी कि टंग डेंसिटी, यानी कि चाइना अंडर द टैंग डेंसिटी, यानी कि टैंग डेंसिटी जो थी ना, तांग जो डेंसिटी थी, उसमें चाइना जो था वो किस प्रकार का था। चाइना एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग सिटी, यानी कि चाइना जो है वो एक टैंग डेंसिटी थी, साम्राज्य था, उसके तहत जो था वो डेवलप हुआ था, जो लगभग 300 साल तक, 300 वर्षों तक, यानी कि 17 से लेके 10th सेंचुरी तक रहा था। तंग डेंसिटी कब से कब तक रहा, 7 से 10 सेंचुरी तक। तो चाइना वो करीब कितने सालों तक, 300 सालों तक। चाइना किस टाइम डेवलप हुआ, टैंग डेंसिटी के टाइम में। ओके, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हम, ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन लेसन जो है हमने रीड कर लिया। तो नेक्स्ट लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो ओके, आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, आप इसको रीड दोबारा करिए। ओके, थैंक यू।